चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अभी हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पिछली क्लासों के अंदर कोशिका से संबंधित कुछ घटनाओं की स्टडी की है। तो आज की क्लास में हम कोशिका भित्ति की संरचना, इसके कार्य और कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं इसकी संरचना, और कोशिका से संबंधित जो भी डिस्कवरी हमारी हुई है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में आज हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें कि अभी तक की जो खोजें हमने की हैं, इसके अंदर जो भी सिलेबस के अंदर डिस्कशन किया है, उसमें हमें एक तरीके से पूरी तरीके से कोशिका की जानकारी मिल गई कि कोशिका दिखने में किस तरीके की होती है, क्या इसके अंदर मटेरियल पाया जाता है, वो सारी चीज़ें, इसकी बाहर कौन कौन सी संरचना है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में हमने स्टडी किया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या है। तो किसी भी जीव जंतु की जो शरीर की, जो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, कोशिका कह देते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारा यही है, हम की कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डिस्कवरी वगैरह इसकी जो भी खोजें थी, हमने वो इससे पिछली क्लासों के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो आप बिल्कुल उन पिछली क्लासों को पहले देखिए, अपने बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाइए। आगे की आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास जो कोशिका है, जिसको हमने सेल बोला है, कोशिका। अब इस कोशिका के चारों तरफ कुछ बाउंड्री पाई जाती है। अब वो बाउंड्री कौन कौन सी हैं, उनके नाम हमें क्या रखना है भाई, याद रखना है। अब वो बाउंड्री है हमारे पास दो तरीके की बाउंड्री कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। इन बाउंड्रियों को हम इनके बोल सकते हैं कि एक तरीके से आवरण। कोशिका के चारों तरफ क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। अब वो आवरण भी हमारे पास कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं। दो तरीके के आवरण हमें कोशिका के अंदर, जैसे ही हमने देखा है इसको, तो पाए जाते हैं। एक को तो हम बोल देते हैं क्या, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, वो हमारा कहलाता है क्या, कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। और कोशिका भित्ति के जैसे ही हम अंदर पहुंचे, तो हमें एक और झिल्ली दिखाई दी, जिसे हमने कोशिका झिल्ली नाम दिया। कोशिका झिल्ली, या इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो याद रखना, दो तरीके की झिल्ली हमें कोशिका के अंदर दिखाई दी, ठीक है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखना है सभी लोगों को, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही हमने कोशिका को बाहर से देखा, तो कोशिका की सबसे भारी जो झिल्ली थी ना, वो तो थी हमारे पास क्या, कोशिका भित्ति, जिसे हमने सेल बोल दिया। कोशिका भित्ति के और अंदर यदि हमने जाके देखा, तो उसके अंदर हमें दिखाई दिया क्या, कोशिका झिल्ली। तो हम सबसे पहले कोशिका भित्ति की बात करने वाले हैं। और कोशिका भित्ति जो है ना, वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मतलब पादप कोशिकाओं की सबसे बाहर की जो बाउंड्री है, वो हमारी कोशिका भित्ति कहलाती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति के अंदर यदि हम जाएं, तो हमें कोशिका झिल्ली दिखाई देती है। उस कोशिका झिल्ली के अंदर ये सारे कोशिकांग वगैरह भरे पड़े रहते हैं। पूरा सेल का जो मटेरियल है ना, वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही भरा पड़ा रहता है। तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं आपसे। दूसरी यदि बात करें कि हमारी जो कोशिका है ना, जिसके अंदर सबसे पहले बाउंड्री हमें मिल गई, फिर अंदर और यदि हमने इसके अंदर देखा, तो हमें विभिन्न प्रकार के क्या देखने को मिले, कोशिकांग। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। उनकी अलग अलग कार्य हैं, उनको भी हम आगे की क्लासों में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। कोशिकांगों को बोल देते हैं हम क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है हमारे पास इसी कोशिका भित्ति की। इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। लिखते हैं कोशिका भित्ति।
कोशिका की जो सबसे भारी बाउंड्री है उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये हमारी कोशिका भित्ति है। तो भाई ये है क्या? तो कोशिका के सबसे बाहर की भित्ति हमारी क्या कहलाती है भाई? कोशिका झिल्ली कहलाती है। और ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है भाई? दृढ़ होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? दृढ़ होती है। और कैसी होती है? निर्जीव। निर्जीव होती है भाई। कोशिका के सबसे बाहर की झिल्ली कैसी होती है भाई? ये निर्जीव होती है। और दूसरी यदि इसकी हम बात करें, इसकी ये जो है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब पादपों के अंदर यदि हम बात करें तो पादपों के अंदर जो कोशिका झिल्ली है, अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, आगे हम डिस्कशन करेंगे कि ये और किस किस से मिलकर बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पादपों के अंदर क्या होती है भाई? पाई जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं इसी की। और भी हमें इसके कारक पढ़ने हैं, जैसे कि बात करते हैं, आप नोट डाउन करते हैं इसके बारे में। दूसरा काम इसका ये है कि ये कोशिका को क्या काम करने वाली? भाई कोशिका को ये सहारा प्रदान करने वाली है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करेगी। और इसका निर्माण जो होता है ना वो खुद कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है? जंतुओं में यदि हम बात करें तो कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति जो है ना कई लेयरों से, स्तरों से मिलकर बनी होती है। इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, कोशिका भित्ति कोशिका का बाह्यतम दृढ़ आवरण होता है। लिखते हैं, कोशिका भित्ति कोशिका का बाह्यतम दृढ़ आवरण होता है। बाह्यतम दृढ़ आवरण होता है। ठीक है? ये पॉइंट हमें याद रखना है। जिसका निर्माण स्वयं कोशिका करती है भाई, याद रखना है। मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण स्वयं कोशिका के द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण स्वयं कोशिका करती है। ये पॉइंट हमें याद रखना है सबसे पहले। तो दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है इसी के अंदर। इसका काम क्या है कि भाई ये जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले जो बृहद अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, उनके लिए अवरोध उत्पन्न करती है। छोटे छोटे अणुओं को तो ये पार जाने देती है, लेकिन जो बहुत बड़े अणु जो होते हैं कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं, उनके जो रोकने का काम करती है। तो लिख सकते हैं अपन इसके अंदर पॉइंट, अवांछनीय बृहद अणुओं को अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध उत्पन्न करती है। जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले बड़े बड़े अणु हैं, उनको ये प्रवेश करने से क्या करती है? रोकती है। ठीक है? ये बात हमें याद रखना है। अगला पॉइंट बनता है इसके अंदर, कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण कोशिका को एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है। तो लिखते हैं इस पॉइंट को, कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण कोशिका को निश्चित आकार भी प्रदान करती है। निश्चित आकार भी प्रदान करती है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर और बात करें इसके बारे में। ये कोशिका को यांत्रिक हानियों एवं संक्रमण से भी क्या करती है? रक्षा करती है। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। यह है कोशिका को
यांत्रिक हानियों एवं संक्रमण से रक्षा करती है। संक्रमण से रक्षा भी करती है भाई, ये कोशिका को बचाने का काम, बाहर से कोई हानिकारक अणु इसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं उनको भी रोकने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट भी हमें इसके अंदर याद रखना है। आगे की बात आती है, कोशिकाओं के बीच आपसी संबंध भी बनाए रखती है। कोशिकाओं के बीच आपसी संबंध भी बनाए रखती है, ये काम इसके द्वारा किया जाता है। दूसरी यदि बात करें, ये जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में तो अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित, अनुपस्थित होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है। अब बात करें इसकी हम इस कोशिका भित्ति की, तो ये कई स्तरों से मिलकर बनी होती है, इसकी संरचना हमें इसके अंदर अभी बनानी है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कई इस तरह की जिसे हम कहते हैं लेमिला, याद रखना है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, लेमिला। लेमिला से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है। ये इसके अंदर संरचनाएं ऐसी पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास जो कोशिका है ना, वो कोशिकाएं हमारे पास इस तरीके से, जैसे कि किसी कोशिका की हम बात करें तो ये हमारे पास एक कोशिका है, दूसरी कोशिका हमारे पास ये रही, ये दूसरी कोशिका है हमारे पास, और ये हमने 3 कोशिकाओं को इस तरीके से बना लिया। तो सबसे बाहर की बाउंड्री हम जो देख रहे हैं ना, वो अभी हम बना रहे हैं क्या, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर जैसे ही हमने देखा तो हमें एक झिल्ली और दिखाई दी, जिसको हमने नाम दिया क्या, कोशिका झिल्ली। ये रही, ये हमारी कोशिका झिल्ली है। इस तरीके से ऐसी संरचना के अंदर हमें कोशिका, जैसे हमने देखा था रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को पहली बार देखा तो उन्हें एक खाली चैम्बर इस तरीके के दिखाई दिए, जिन्हें हमने कोशिकीय कक्ष नाम दिया था। ठीक है। दूसरी यदि बात की जाए, इसके अंदर कुछ पदार्थ, ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से इस तरीके से क्या रहती हैं, जुड़ी रहती है, इस तरीके से, ऐसे। ये हमारे पास आपस में कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। अब हम बात करें इसके बाद कोशिकाओं की, तो इस कोशिका का यदि हम इतना वाला भाग बाहर निकालते हैं, मतलब कोशिका भित्ति का कुछ भाग निकाल के हम उसको देखते हैं काय के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे ही हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ संरचनाएं इसके अंदर दिखाई देती हैं, कुछ सूक्ष्म संरचनाएं इसके अंदर, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि ये कोशिका भित्ति का सबसे भारी वाला भाग हो गया, और ये हमारे पास कोशिका भित्ति का अंदर वाला भाग हो गया, ये रहा। अब बात करते हैं, तो हमें देखा कि हमें इसकी जो कोशिका भित्ति है उसके 2 भाग दिखाई दिए, जिसको सबसे पहले वाले भाग को तो हमने नाम दे दिया इसके को प्राइमरी लेमेला, इसको नाम हम दे देते हैं प्राइमरी लेमेला, प्राइमरी लेमेला। और इसका जो दूसरा भाग हमें अंदर वाला भाग दिखाई दिया, इसको हमने नाम दे दिया क्या, सेकेंडरी लेमेला, सेकेंडरी लेमेला, लेमेला।
सेकेंडरी लैमेला, मतलब कोशिका भित्ति के भी हमें दो भाग दिखाई दिए। ये मतलब हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी हमारे पास कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। इस सेल वॉल को जैसे ही हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इसके अंदर हमें और भी संरचनाएं दिखाई दी, तो दो प्रकार की मिलकर बनी होती है। अब यदि बात करें कि ये सेकेंडरी लैमेला जिसको हमने बोला है ना, ये इस कोशिका भित्ति का अंदर वाला भाग है, अंदर वाला भाग, ठीक है। और प्राइमरी लैमेला जिसको हम बोल रहे हैं, ये सबसे बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग है हमारे पास, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास जो प्राइमरी लैमेला है, कोशिका भित्ति का सबसे जो भारी वाला स्तर है, ये बना होता है हमारा काय से, सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पेक्टिन से, सुबेरिन से मिलकर बना होता है। और सेकेंडरी लैमेला की यदि हम बात करें तो ये लिग्निन का एक बड़ा मोटा स्तर पाया जाता है। तो नोट डाउन करते हैं हम इसके लिए। ये प्राइमरी लैमेला जिसको हमने बोला है, ये बना होता है हमारा किससे, तो सबसे पहले तो लिखते हैं क्या, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, और साथ में मिलकर बना होता है काय से, पेक्टिन सुबेरिन से। पेक्टिन भी पाया जाता है इसके अंदर, पेक्टिन और सुबेरिन, सुबेरिन इन पदार्थों से, जो कि एक प्रकार के क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे दी हम बात करें तो जो सेकेंडरी लैमेला है हमारे पास, ये क्या है भाई, ये हमारे पास बना होता है काय से, लिग्निन। लिग्निन का एक मोटा सा स्तर इसके अंदर पाया जाता है, मोटा स्तर पाया जाता है इसके अंदर, सेकेंडरी लैमेला के अंदर। दूसरी यदि हम बात करें कि इस कोशिका भित्ति के अंदर हमारे पास ये वाला जो भाग है, जिससे ये कोशिकाएं तीनों आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, इस वाले भाग को हम नाम देते हैं क्या, मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका हम इसको बोलते हैं। तो याद रखना है आपको इसका नाम, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। लैमेला इसे हम एक तरीके से कहते हैं प्लांट सीमेंट कहते हैं। इसके अंदर सारी कोशिकाएं हैं ना, वो आपस में इसी मेडेला के माध्यम से, मिडिल लैमेला के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, प्लांट सीमेंट बोल देते हैं हम इसको। पादप जगत का सीमेंट एक तरीके से हम इसको नाम दे दिया जाता है। अब हमारा जो मिडिल लैमेला है ना, इसके अंदर कुछ पदार्थों के कण पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के पेक्टिन लवण इसके अंदर पाए जाते हैं। याद रखना है, मिडिल लैमेला हमारा जो बना होता है ना, वो कैसे बना होता है, कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम, इसके लवणों से मिलकर बना होता है ये संरचना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु निम्न में से किसके अंदर पाई जाती है, तो मिडिल लैमेला हमारा इसका क्या हो जाता है, जवाब हो जाता है। ये बात क्लियर। अब क्या करें, अब हमारा जो प्लांट सीमेंट है, इस प्लांट सीमेंट के माध्यम से क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है इनके माध्यम से, यहाँ से। तो ये जो है ना, कुछ छिद्र पाए जाते हैं इसके अंदर, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, नाम याद रखना। इन्हें हम नाम देते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा, याद रखना है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा मेटा, इनका काम क्या है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। याद रख सकते हैं, पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। यहीं से होकर पदार्थ इस प्लाज्मा जो हमारी कोशिका भित्ति है ना, उसके अंदर हमने बोला था कि बृहद अणुओं को तो जाने से रोक देती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे अणु होते हैं ना, वो प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से इस कोशिका के अंदर क्या कर जाते हैं भाई, प्रवेश कर जाते हैं। तो ये थी हमारी कोशिका भित्ति वाला भाग। इस तरीके से कोशिका भित्ति हमारी मिलकर बनी होती है। और ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने नोट किए हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारी जो कोशिका भित्ति है ना, उस कोशिका भित्ति की यदि हम बात करें, तो ये जो कोशिका भित्ति है ना, तो
पादपों के अंदर तो हमने पढ़ ली है कि भी पादपों के अंदर तो बनी होती है काय की ये सेलुलोज की, तो नोट डाउन करते हैं। पादप, पादप हैं हमारे, ठीक है। दूसरी शैवाल है, शैवाल, ठीक है ना। और कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो हैं उनके अंदर तो हमारी ये कोशिका भित्ति है ना, वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। सेलुलोज मतलब सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पादपों के अंदर मिलेगी हमें देखने को, शैवाल के अंदर मिलेगी, और कुछ बैक्टीरियाओं के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। दूसरी हम बात करें, उनमें भी ये पाई जाती है। अब यदि हम बात करें कि हमारा जो कवक है, कवक, या इसको हम बोले फंजाई, फंजाई, या फिर हम इसको बोलते हैं फफूंद, फफूंद, इनके अंदर जो कोशिका भित्ति है ना, वो बनी होती है किसकी, काइटिन की। काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखना है सभी लोगों को, काइटिन, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें, हमारा जो जीवाणु है जिसको हमने नाम दिया है कि इसके अंदर भी कोशिका भित्ति हमें देखने को मिलती है, तो इसके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो मेन रूप से देखा जाए ना तो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है, याद रखना है। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन प्लस म्यूरिन, म्यूरिन, इससे मिलकर बनी हुई कोशिका भित्ति बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ जीव जंतु जिनके अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है ना, इस तरीके से मिलकर बनी होती है। बाकी के आगे बात करते हैं। अगला आ जाता है फिर हमारे पास क्या, कोशिका झिल्ली। अगला वाला भाग आ जाता है हमारा कोशिका झिल्ली, इसकी बात करते हैं। कोशिका झिल्ली, जैसे ही हमने कोशिका भित्ति के अंदर जाने का काम स्टार्ट किया तो हमें एक और झिल्ली मिली जिसे हमने कोशिका झिल्ली नाम दिया, कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो है ना, इसके बारे में तो हमने पढ़ा कि कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो किसी भी कोशिका की सबसे भारी परत जो होती है कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कि कैसी होती है, दृढ़ होती है और निर्जीव होती है। लेकिन यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली हमारे पास कैसी होती है भाई, जीवित होती है, जीवित कोशिका झिल्ली होती है। दूसरी लचीली होती है, लचीली, लचीली, और इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। या सही से पॉइंट यदि हम इसके लिए लिखें तो ये चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है हमारी, चयनात्मक, अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है हमारी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ पदार्थों को तो अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है। मतलब ये कौन सा पदार्थ इसके अंदर प्रवेश करना है कोशिका के अंदर, कौन से पदार्थ को प्रवेश नहीं करना है, इसको ये डिसाइड करती है भाई, ठीक है। तब जाके कोशिका के अंदर कोई पदार्थ क्या होता है, पहुंचता है। अब कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने कुछ सिद्धांत दिए, उनके आधार पर इस कोशिका झिल्ली की संरचना हमारे सामने खुलकर आई थी, ठीक है। खोज की यदि इसकी बात करें, इसकी जो खोज की गई थी इस कोशिका झिल्ली की, वो दो वैज्ञानिक हैं हमारे, जिनका एक का नाम है कार्ल नागेली और दूसरे का नाम है क्रेमर। तो 1885 में कार्ल नागेली व जो हमारे क्रेमर वैज्ञानिक हैं, क्रेमर, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा इस कोशिका झिल्ली की खोज की गई। नहीं तो अभी तक जो भी हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक जो हुए थे, वो जब कोशिका को देखते थे तो कोशिका के बाहर उनको केवल और केवल एक ही झिल्ली दिखाई देती थी, जिसको नाम दिया गया क्या, कोशिका भित्ति।
जैसे ही अच्छी अच्छी माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शियों का जैसे ही निर्माण हो गया, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक झिल्ली और कोशिका के अंदर देखी कि भाई पादप कोशिका के अंदर, या हम करें कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है, जिसे नाम दिया गया क्या, कोशिका झिल्ली। इसकी यदि हम बात करें तो हमारे पास ये कोशिका जो झिल्ली है उसकी संरचना कि ये कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी होती है, उसकी यदि हम बात करते हैं तो ये जो कोशिका झिल्ली है हमारे पास, लिखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की यदि बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हमारे पाए जाते हैं, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस कोशिका झिल्ली, जैसे कि हमारे पास बसा, जिसे हम नाम देंगे क्या, लिपिड। लिपिड, और मेन रूप से यदि लिपिड की बात की जाए तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। यदि फास्फोलिपिड की इसके अंदर बात की जाए तो 40% भाग तो इसका फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। दूसरी बात करें, दूसरा पाया जाता है इसके अंदर क्या, प्रोटीन। प्रोटीन, और यदि प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन इसके अंदर करीबन 58 से 59% भाग इसका प्रोटीन का मिलकर बना होता है। और इसके अंदर दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। एक को तो बोलते हैं हम परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन जो कि कोशिका झिल्ली के सबसे बाहर वाले भाग में पाया जाएगा। और दूसरा जो प्रोटीन होता है ना, उसको हम इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरीके से कोशिका झिल्ली हमारी बनी होती है। कुछ मात्रा में यदि हम बात करें तो इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करें तो करीबन 1 से 2% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मेन रूप से यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली की जो संरचना है ना, वो कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सबसे ज्यादा मात्रा की यदि हम बात करें इसके अंदर तो 58 से 60% वाला भाग तो इसका प्रोटीन का होता है, और 40% भाग इसका बसा लिपिड, जिसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं, उसका होता है। बाकी का 1 से 2% भाग इसका बना होता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। अब इस कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक हमारे पास आए, जिन्होंने अपनी अपने सिद्धांत के आधार पर कुछ संरचनाएं इन्होंने कोशिका झिल्ली की बताई। जैसे कि सबसे पहला मॉडल है हमारे पास, उसको याद रखना है। एक सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक जिनका नाम है डेवसन और डैनियल। उन्होंने 1935 में कि कोशिका झिल्ली के बारे में बताया कि ये कोशिका झिल्ली जो है ना, वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो वही लिख लेते हैं, सैंडविच मॉडल। तो किसके वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, ये बात हमें याद रखना है, सैंडविच मॉडल। ये दिया गया था दो वैज्ञानिकों के द्वारा 1935 में। 1935 में 1935 में ये दोनों वैज्ञानिकों का नाम है क्या, डेवसन और डैनियल। डेवसन और डैनियल। इनके अनुसार यदि हम बात करें तो जो कोशिका झिल्ली है ना, वो हमारी दो लेयरों से मिलकर बनी होती है। दो पदार्थ है हमारे पास, एक है क्या हमारे पास लिपिड, और दूसरा है हमारे पास क्या, प्रोटीन। प्रोटीन की दोहरी परत से मिलकर बनी होती है, की दोहरी परत से मिलकर बनी होती है, से बनी। ये वाली बात इनके द्वारा क्या की गई थी, बताई गई। तो याद रखना है आपको, सैंडविच मॉडल जो है ना 1935 में डेवसन और डैनियल के द्वारा दिया गया था। और इसके अनुसार कोशिका झिल्ली जो है ना, वो लिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत से मिलकर बनी होती है। दूसरा मॉडल और है हमारे पास एक और, जो कि आज तक का हमारा सर्वमान्य मॉडल है, जिसके आधार पर हम कोशिका झिल्ली जो है ना, उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है दूसरा मॉडल, जिसका नाम है हमारे पास क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
याद रखना है भाई आपको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी यदि हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था ना, वो थे हमारे दो वैज्ञानिक जिनका नाम है हमारे पास क्या, सिंगर और निकोलसन, जो कि 1972 में इनके द्वारा दिया गया था। 1972 वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है आपको, सिंगर व निकोलसन, निकोलसन, इनके द्वारा ये मॉडल कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए दिया गया था। तो सिंगल और निकोलसन के अनुसार यदि बात करें तो इनके अनुसार भी जो कोशिका झिल्ली है हमारी, वो भी दोहरी परत से मिलकर बनी होती है। तो कुछ प्रोटीन की संरचना, वसा के अणुओं की संरचना दी इसके अंदर बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। वो संरचना हमें याद रखना है, कुछ इस तरीके से संरचना हमने इसकी देखी। उस तो इन्होंने भी माइक्रोस्कोप का अध्ययन करके कोशिका झिल्ली का डिटेल क्या किया था, अध्ययन किया था, और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि इस कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ प्रोटीन हैं, ये तो हमारे पास क्या है, वसा के अणु, जिन्हें हम लिपिड अणु या फास्फोलिपिड भी हम बोल सकते हैं। तो कुछ प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिले, तो जो कुछ प्रोटीन इसके पर्दीय वाले भाग में पाई जाती हैं और कुछ प्रोटीन इसके अंदर इस पूरे वाले भाग के अंदर पाई जाती है। तो इसको तो बोला गया क्या, पर्दीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। और ये वाले जो प्रोटीन है ना, इसको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन इसके अंदर देखने को मिले हमें। बाकी के जो है ना हमारे पास, इनको हम बोल देते हैं ये लिपिड है, ये वसा के अणु है हमारे पास, वसा, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं लिपिड, लिपिड के अणु, उनसे मिलकर, मतलब ये दोहरी परत है हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो। ये रही हमारे पास वसा की दोहरी परत, दोहरी परत। इसके अनुसार भी कोशिका झिल्ली जो है ना, उसकी भी दोहरी परत होती है कि लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं ये संरचनाएं, ऐसी कुछ पाई जाती हैं। साथ में कुछ मात्रा में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, वो भी हमें याद कर रखना है। जो दोहरी परत है, दोहरी प्रोटीन है, फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा है, इससे मिलकर भी ये बनी होती है। तो ये पदार्थों के आवागमन में, मतलब ये कोशिका झिल्ली ये सिलेक्ट करेगी, जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन है ना, इनका काम यही है कि ये पदार्थों को यहाँ से अंदर और बाहर जाने का काम करने देगी। तो लेकिन पदार्थों को सिलेक्ट करेगी कि कौन सा पदार्थ कोशिका के लिए लाभदायक है, उसको कोशिका के अंदर आने देना है, और कौन सा हानिकारक है उसको अंदर नहीं आने देना है। उसी तरीके से ये पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक होती है। हानिकारक जो पदार्थ है ना कोशिका के अंदर, वो कोशिका झिल्ली से फिर कोशिका भित्ति से होकर कोशिका के कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोशिका झिल्ली है ना, वो कोशिका झिल्ली एक तरीके से चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, कि हर पदार्थ को अंदर नहीं आने देती है। कोशिका के लिए जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको ही अंदर आने देना है, और जो हानिकारक पदार्थ है ना, उनको कोशिका से कहाँ पहुंच देती है, बाहर भेजने का काम करती है। दूसरी अब हम बात करते हैं इसके कुछ कार्यों की। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो कोशिका झिल्ली कोशिका से पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसी के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों के परिवहन का भी काम करती है, कोशिका को सहारा आकार भी प्रदान करने वाली है। और यदि हम बात करें तो कुछ हैं हमारे पास, जैसे राइबोसोम है, कुछ कोशिकांग है राइबोसोम, तार केंद्र, केंद्रका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इन पॉइंटों को भी हम नोट कर लेते हैं कि क्या है। तो लिखते हैं भाई, कोशिका झिल्ली कोशिका से कोशिका झिल्ली कोशिका से कोशिका से पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है, का नियंत्रण करती है। ये बात आपको एक तो याद रखना है। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि इसी के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। किसके अंदर? कोशिका झिल्ली के अंदर। इसी के अंदर विभिन्न प्रकार के
कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी, विभिन्न प्रकार के जो भी कोशिका के अंदर कोशिकांग हमारे पास इसी कोशिका झिल्ली के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। आगे पॉइंट की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों के परिवहन का भी काम करती है। यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करने में भी क्या होती है, सहायक होती है। आगे बात करते हैं। आगे यदि बात की जाए तो आगे पॉइंट आता है हमारे पास, यदि इसी की बात की जाए तो यही कोशिका को निश्चित आकार भी प्रदान करने वाली है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर उसका भी तो कोई निश्चित आकार होगा, तो उसको निश्चित आकार प्रदान करने का काम इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाएगा। तो लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, प्रदान करती है। ये भी आकार इसी के द्वारा कोशिका को निश्चित दिया जाता है। दूसरी यदि हम बात करें तो ये पॉइंट भी हमें अच्छे से याद रखना है भाई सभी लोगों को, क्या कि हमारे पास जो राइबोसोम है, राइबोसोम और हमारे पास तार केंद्र, आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर, तार केंद्र और है हमारे पास क्या, केंद्र का, केंद्र का। ये अपवाद स्वरूप इनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, याद रखना है। मैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। पूछे गए हैं भाई कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास आज का मैटर, जिसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार की कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ संरचनाओं के बारे में क्या किया था, अध्ययन शुरू किया था। जिसे किया जाता है हमारी क्लास के अंदर पहला पार्ट, ये कोशिका भित्ति हमें जो दे रखी है उसकी संरचना के बारे में हमने स्टडी किया था। दूसरा आ जाता है पॉइंट हमारे पास इसके विभिन्न कार्यों को हमने डिस्कस किया आपसे, जो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। कोशिका भित्ति किस तरीके की देखने को मिलती है, एक कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से किस पदार्थ से जुड़ी रहती हैं, मिडिल लैमेला जिसके बारे में हमने पढ़ा। कोशिका भित्ति भी हमारे पास है, वो दो लेयरों से मिलकर बनी होती है, जिसको हमने बोला प्राइमरी लैमेला और दूसरी को बोला हमने सेकेंडरी लैमेला। कुछ प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाले कुछ छिद्र हैं, जिनसे होकर कुछ पदार्थ, छोटे छोटे अणु तो प्रवेश कर सकते हैं लेकिन बड़े अणु प्रवेश नहीं कर सकते, पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका भित्ति अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। बात आ जाती है हमारी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो कि चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली है, जीवित है और लचीली होती है, लचीली फ्लेक्सिबल होती है। खोज इसकी बात करें तो 1885 में नागेली और क्रेमर के द्वारा की गई थी, और इसकी यदि संरचना का अध्ययन किया जाए तो ये बसा लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। दो तरीके के प्रोटीन इसके अंदर, फर्दीय प्रोटीन और इंटीग्रेटेड प्रोटीन, और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर पाया जाता है। इसकी कार्यों की हमने बात की थी कि इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा कुछ अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए गए, उनके आधार पर इनकी जानकारी हमने इकट्ठे की। इनमें से सबसे पहला था सैंडविच मॉडल, 1935 में डेवसन डैनियल के द्वारा दिया गया। तो ये डेवसन और डैनियल के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि डेवसन और डैनियल निम्न में से किसकी संरचना को समझाता है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली की? तो याद रखना है कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाता है, जो कि लिपिड व प्रोटीन की बनी दोहरी परत से मिली हुई संरचना होती है कोशिका झिल्ली। फ्लूइड मॉजिक मॉडल के अंदर भी यही बताया गया कि फ्लूइड मॉजिक अंडल के अंदर एक द्रव पाया जाता है, जिस द्रव में फास्फोलिपिड के जो अणु होते हैं ना, वो तैरते रहते हैं। कुछ प्रोटीन है इसके अंदर, वो इसके कुछ अंदर वाले भाग में, कुछ बाहर वाले भाग में पाए जाते हैं, जिसे हमने फ्लूइड मॉजिक मॉडल बोला। 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये थी हमारी इस कोशिका झिल्ली के बारे में बात। दूसरा आता है हमारे इसके कुछ हमने कार्य पढ़े, कहाँ कहाँ कौन से जीव जंतु हम देखने को हमें ये मिलेगी। तो इस तरीके से अब हमारी इस पूरी कोशिका का एक ढांचा, एक कंकाल बनकर तैयार हो गया। अब हम
इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन आगे आने वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं। बड़े जबरदस्त लेवल से आपकी आगे की क्लासें रहने वाली हैं, तो यहाँ तक की जानकारी हमने कोशिका से संबंधित उपस्थित की है। तो अभी एग्जाम आपका जो आरआरबी ग्रुप डी के जो रेलवे का जो नोटिफिकेशन जारी हो, उसकी वैकेंसी भी बड़ी जबरदस्त है। सभी लोगों की तैयारी बड़ी जबरदस्त लेवल से सभी ने शुरू कर दी होगी। तो आशा करते हैं कि सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और आगे के इन टॉपिकों को इसी तरीके से स्टडी करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारी कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं की स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।